हेलो स्टूडेंट्स। आज प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और फर्स्ट यूनिट प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि वाटर किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। वो वाटर प्लांट में किस तरह से एब्जॉर्ब किया जाता है, कौन कौन सी मैकेनिज़्म है जिससे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर पोटेंशियल क्या है, असेंट ऑफ सैप क्या है, ट्रांसपिरेशन, तो बहुत सारे रिलेशन हैं प्लांट के साथ वाटर के। इन सब के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि वाटर क्यों ज़रूरी है और क्या इम्पोर्टेंस है वाटर की प्लांट के अंदर। आप सबसे पहले देखें, मैंने आपको बताया वाटर इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ना केवल प्लांट, सभी के लिए ही पानी बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है कि पानी क्यों ज़रूरी है। हम जानते हैं कि हमारी हर सेल का मेन कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म, और उस साइटोप्लाज्म में लिक्विड मीडियम बनाना है। तो लिक्विड मीडियम के लिए उसमें क्या होना ज़रूरी है? वाटर। तो एक सेल के अंदर 70 से लेके 95% तक वाटर होता है। इज़ इट क्लियर? लाइफ एब्सोल्युटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर। हर लाइफ पानी की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करती है कि वाटर क्या करता है, कैसे कैसे वो केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इज इट क्लियर? लाइफ, हम सब जानते हैं कि लाइफ का ओरिजिन है वो भी वाटर से ही हुआ है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति समुद्र में ही हुई है, जो इवोल्यूशन का एक टॉपिक है। और आप सब जानते हैं अर्थ पे कितना परसेंट वाटर है? 3/4, यानी 75% वाटर ही वाटर है। व्हेन ऑर्गेनिज्म गो डोरमेंट दे लॉस मोस्ट ऑफ देयर वाटर। जैसे ही कोई ऑर्गेनिज्म सुस्त हो जाता है, डोरमेंट हो जाता है, तो वो क्या कर देता है? वाटर का लॉस कर देता है। जैसे हमने सीड देखा है, बीज हैं, अगर हम सुखा के उन्हें रखते हैं, उनका पानी उड़ा के हम रखते हैं, तो वो इनएक्टिव फॉर्म में सर्वाइव करते रहते हैं। अगर आप गीले सीड रखेंगे तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, और सीड फिर और दूसरे फैक्टर अवेलेबल नहीं होंगे तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है? तो लिमिटिंग रिसोर्सेज फॉर क्रॉप प्रोडक्टिविटी के लिए भी वाटर इसेंशियल है। हम अब सीधी बात करते हैं कि भाई ये वाटर प्लांट में करता क्या है, काम क्या है। सबसे पहला काम है सॉल्वेंट। सॉल्वेंट फॉर द अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। हर चीज़ को घोलने के लिए, यानी कि अब आप सोच रहे होंगे घोलना क्या है प्लांट में। प्लांट में जैसे फूड बन रहा है लीफ में, उसको पानी में डिज़ोल्व करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह पानी में ही डिज़ोल्व करके पहुंचाया जाता है। बहुत सारे हार्मोन्स, एंजाइम्स, इन सभी का ट्रांसपोर्ट भी वाटर के द्वारा एज ए सॉल्वेंट काम करके ही किया जाता है। वाटर इज़ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल। अभी मैंने बताया कि सेल के अंदर 75 to 95% तक वाटर ही होता है। तो एक सेल का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट भी वाटर है। अगर वाटर नहीं होगा तो साइटोप्लाज्म, लिक्विड मीडियम नहीं बनेगा। लिक्विड मीडियम नहीं बनेगा तो एक सेल है जो रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगी और सर्वाइव नहीं हो पाएगा। गुड मीडियम फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शंस। आप मुझे बताओ, इतनी सारी रिएक्शंस जो भी कराई जाती हैं वो सारी लिक्विड मीडियम में ही होती है, और वो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड कराता है कौन? वाटर। जितने भी एंजाइम काम करते हैं बहुत सारे सबस्ट्रेट्स पर, तो वो सब जब लिक्विड मीडियम बन जाता है, यानी पानी उसमें ऐड हो जाता है, तभी वो काम करते हैं। रिएक्ट इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। और बहुत सी रिएक्शंस तो ऐसी है जिनमें डायरेक्ट वाटर इन्वॉल्व होता है। डायरेक्ट, कहीं पर तो लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है वो, और कहीं पर क्या होता है? डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है रिएक्शंस में।
प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट वाया ट्रिगर प्रेशर इन लीव्स। स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जैसे आप देखते हैं कि आजकल गर्मियों में प्लांट पूरे एकदम मुरझा जाते हैं क्योंकि पानी ज़्यादा ट्रांसपायर हो जाता है, इतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। अगर पानी प्रचुर मात्रा में रहेगा तो टर्गजिटी रहेगी, उसमें टर्गर रहेगा और उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो। द मीडियम फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ प्लांट गैमिट्स। देखिए बहुत सारे जो लोअर प्लांट्स होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए भी पानी ज़रूरी होता है, तो वहाँ पर गैमिट्स के ट्रांसफ़र होने के लिए भी क्या होगा, ये मूवमेंट करेंगे। गैमिट्स तभी मूवमेंट करेंगे जब वहाँ पर पानी होगा। प्लांट मूवमेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ वाटर मूविंग इनटू एंड आउट ऑफ दोज प्लांट। यानी कि प्लांट के जो बहुत सारे मूवमेंट होते हैं, जैसे आपने छुई मुई में देखा है, टच मी नॉट प्लांट के अंदर उसकी टच करते हैं हम लीफ को तो वो कोलैप्स हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पानी उसके अंदर चला जाता है और बाहर चला जाता है। जब पानी अंदर आता है तो वो लीफ सीधी हो जाती है और जैसे हम टच करते हैं तो पानी निकल जाता है और वो फिर कोलैप्स हो जाती है। तो प्लांट मूवमेंट करने के लिए भी क्या ज़रूरी होगा, वाटर। टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन। टेम्परेचर स्टेबलाइजेशन का मतलब आप देखिए गर्मियों के दिनों में लीफ थोड़ा से ट्रांसपिरेशन होकर थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, जिससे क्या है कि लीफ ठंडी बनी रहती है और उन्हें हीट शॉक से बचा दिया जाता है। ये काम भी कौन करता है, वाटर। प्ले रोल इन सेल इलोंगेशन एंड ग्रोथ। सेल मैंने बताया अभी, जैसे सेल में पानी जाएगा तो सेल में टेंसिल यानी तननता आ जाएगी, जिससे क्या होगा कि सेल लंबी होगी और ग्रोथ में भी हेल्प करेगी। इज इट क्लियर? अब आप देखिएगा एक प्लांट के अंदर किस प्रकार से वाटर ट्रांसफ़र होगा, वो यानी पानी की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, सॉइल में है पानी। सॉइल में भी मैं आपको बता दूं बहुत सारे टाइप के जो वाटर हैं उनमें से केवल प्लांट कौन से पानी को यूज कर सकता है, कैपिलरी वाटर को। कैपिलरी वाटर को ही प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा। इज इट क्लियर? अब क्या होगा कि सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जो कैपिलरी स्पेस है वहाँ पर होता है वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये आप देख रहे हैं रूट हेयर, ये आप देख रहे हैं रूट हेयर। एक बात और बता दूं आपको कि रूट हेयर जोन द्वारा सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। रूट हेयर होते हैं जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है और वो कैपिलरी पॉइंट तक पहुंची होती है और वहीं से वाटर को वो एब्जॉर्ब करती है। अब आप देखेंगे यहाँ, देखिए ये हैं सॉइल में, यहाँ पानी है, यहाँ पानी से ये पानी आप देख रहे हैं जो कैपिलरी वाटर है, ये सबसे पहले किस में एंट्री करता है, रूट हेयर में। लेकिन उससे पहले रूट हेयर की दीवार पे ये पानी पूरा चिपक जाता है, पूरी दीवार पे ये वाटर चिपकेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, इम्बिबिशन। यानी पानी के एब्जॉर्प्शन की जो पहली क्रिया होगी वो क्या होगी, सॉइल वाटर से सबसे पहले रूट हेयर की सरफेस पे पानी चिपकेगा। इस चिपकने को हम क्या कौन सी प्रोसेस बोलेंगे, इम्बिबिशन से। फिर जब पानी इस पे चिपक जाएगा तो हम सब जानते हैं कि रूट हेयर के अंदर कंसंट्रेशन है जो सॉल्यूट की ज़्यादा होती है, तो पानी है जो रूट हेयर में एंट्री करेगा, कहाँ से, सॉइल से। अब जब लगातार इस रूट हेयर में पानी आता चला जाएगा तो यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है जो कम हो जाएगी और पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। बात समझ में आ गई? शुरुआत में क्या था, इसके अंदर साइटोप्लाज्म था जो गाढ़ा होता है, बाहर पानी था। तो आप ऑस्मोसिस जानते ही हैं, वाटर हमेशा अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, तो यहाँ से यहाँ पानी एंट्री कर गया। अब इसके अंदर पानी पानी हो गया और पास वाली सेल के अंदर वही गाढ़ापन है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो फिर पानी इसके अंदर आ जाएगा, इस सेल के अंदर। अब ये सेल डाइल्यूट हो जाएगी तो फिर ये अपना पानी इसमें ट्रांसफ़र कर देगी, फिर ये इसमें कर देगी, इसमें कर देगी, इस तरह से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा ये। अब आप एक एक करके यहाँ देखेंगे स्टेप्स कौन कौन से होंगे इसमें।
ये देखिए, ये रूट हेयर में आया, रूट हेयर के, ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस की सेल है। फिर ये कॉर्टेक्स में से होता हुआ कहाँ पहुँचेगा? एंडोडर्मिस के पास। एंडोडर्मिस के पास क्या होंगी? पैसेज सेल्स होंगी। इन पैसेज सेल में जाएगा, फिर ये पेरिसाइकिल में जाएगा, और जस्ट पेरिसाइकिल के पास ही क्या है? जाइलम सेल्स होंगी, ये जाइलम, और ये जाइलम के अंदर एंट्री करेगा। अब जाइलम से, भाई सॉइल से पानी जाइलम तक तो पहुंच गया, अब जाइलम से ऊपर उसे फेंकना है, यानी लीफ तक पहुंचाना है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? पहले मैं आपको एक बार यहाँ भी दिखा दूँ कि सबसे बाहर आप देख रहे हैं एपिडर्मिस है, ठीक है, एपिडर्मिस। अच्छा, ये लीफ का इसने बताया है, कोई नहीं, मेडुलरी रेज में। तो आप यहाँ देखें पहले, तो फिर यहाँ जाइलम से पानी अपलिफ्ट हो रहा है, ये लीफ के, अब आपको यहाँ ध्यान देना है, ये स्टोमेटा आपको दिख रहे हैं, स्टोमेटा से पानी ट्रांसपायर हो रहा है, ट्रांसपायर हो रहा है, तो यहाँ पर पानी निकल जाएगा, तो इन सेल्स में कंसंट्रेशन यानी गाढ़ापन आ जाएगा पानी कम होने से। तो पास वाली सेल का पानी इसमें आ जाएगा, फिर पास वाली सेल से इसमें आ जाएगा, फिर इस सेल से इसमें आ जाएगा, और फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा? ये टेंशन खिंचाव जाइलम पे पहुँच जाएगा, और जाइलम से ये पूरा अपलिफ्ट कर लिया जाएगा पानी को यहाँ से। इज इट क्लियर? तो भाई वाटर देखिए किस तरह, तो पहले रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचा, और जाइलम से फिर ऊपर कैसे आया? ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन से पानी उड़ा, पानी उड़ने से ये वाली सारी सेल्स हैं जो, इनमें गाढ़ापन आ गया, तो पास वाली सेल का पानी इनके अंदर आ गया, जब इसका पानी निकल गया तो ये वाली सेल से इसमें आ गया, फिर इसका इसमें आ गया, और फाइनली कहाँ पहुँच गया? ये लीफ के जाइलम तक। और लीफ का जाइलम कहाँ पे जुड़ा हुआ है? रूट के जाइलम से। पानी को यहाँ से खींच लिया। इसको हम क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप, यानी कि रस का चूसण, ठीक है, असेंट ऑफ सैप। तो ये पूरा पहले तो आप ये जान ले कि पानी कहाँ है और कहाँ पहुँचना है उसको। अब इस दौरान कौन कौन से इवेंट्स होंगे, उन सब को हमें अब डिटेल में पढ़ना होगा कि क्या क्या इनके अंदर होगा। पहले तो आप ये देखें, प्लांट का वाटर से रिलेशन है क्या? क्या रिलेशन है प्लांट का वाटर से? हम एक एक करके बात करेंगे, और कौन कौन से रास्ते होंगे जिनसे ये पानी जाएगा। सबसे पहले आप देखेंगे, एक एक करके हम अगर बात करें तो रूट्स तो हम बताएंगे नेक्स्ट पेज पे। मैकेनिज्म पहले यहाँ देखिएगा, कौन कौन से मोड से पानी आएगा, रास्ता क्या है पानी का। पानी का रास्ते में सबसे पहले आप देखें सिम्प्लास्टिक। अब सिम्प्लास्टिक मूवमेंट और एपोप्लास्टिक मूवमेंट, पहले मैं आपको ये बता दूं क्या है, उससे पहले आप ये देखें, पानी है सॉइल में, सॉइल से पानी जाएगा रूट हेयर में, रूट हेयर से रूट के कॉर्टेक्स में, रूट के कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस में जाएगा, फिर पेरिसाइकिल में, फिर रूट के जाइलम में जाएगा। अभी जो मैंने आपको बताया है, रूट के जाइलम से ऊपर अपवार्ड जाइलम में जाएगा, वहाँ से लीफ के जाइलम में जाएगा, वहाँ से ट्रांसपिरेशन होगा, और ट्रांसपिरेशन होके स्टोमेटा से पानी बाहर निकल जाएगा। ये पूरा रास्ता है, ये पूरा पाथ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, पाथ, ये पाथ है पानी का। अभी मैंने कहा आपसे, फिर कौन कौन से मोड से पानी मूव करेगा इस पाथ में। आप देखें सिम्प्लास्टिक मूवमेंट, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट में क्या होता है, पानी एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, लेकिन एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए क्या स्ट्रक्चर होती है प्लांट के अंदर? प्लाज्मोडेस्माटा, यानी एक सेल दूसरी सेल से जुड़ी होती है प्लाज्मोडेस्माटा से। तो उस सेल से दूसरी सेल में कैसे जाएगा? सिम्प्लास्टिक मूवमेंट उसको हम कहेंगे, और जाएगा किससे? प्लाज्मोडेस्माटा से। दूसरा क्या होगा? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। एपोप्लास्टिक मूवमेंट में क्या होगा, एक सेल से दूसरी सेल में पानी जाएगा, लेकिन साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेस्माटा से होते हुए नहीं जाएगा, वो सेल वॉल से होता हुआ जाएगा, वॉल टू वॉल। जैसे एक कमरा है और उससे दूसरा कमरा जुड़ा हुआ है, तो दीवार दीवार के अंदर पानी जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एपोप्लास्टिक मूवमेंट। और अगर कमरे के भीतर सेंटर से होता हुआ जाएगा तो उसे हम कहेंगे सिम्प्लास्टिक मूवमेंट। फिर ट्रांस मेम्ब्रेन सिस्टम, बाय क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, भाई साइटोप्लाज्म से एक सेल से दूसरी सेल में चला गया, किस तरह से? प्लाज्मोडेस्माटा से।
तो उसको सेल मेम्ब्रेन को भी पार करना होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन सिस्टम। फिर कौन कौन सी मैकेनिज्म से पानी जाता है? एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें क्या होगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन, रूट सेल्स रेस्पिरेटरी एनर्जी इन्वेंट। अब आप देखेंगे कि जो रूट की सेल्स होती है वो रेस्पिरेशन करेंगी और मेटाबॉलिक एनर्जी जनरेट करेगी, जिससे पानी को ऊपर पहुंचाया जाएगा। ऑस्मोसिस से होगा। ऑस्मोसिस आप जानते ही हैं कि पानी का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरफ, नॉन ऑस्मोटिक है, ठीक है। और फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट, बिना एनर्जी के, जैसे डिफ्यूजन से जा रहा है, मास फ्लो हो रहा है, और ट्रांसपिरेशन है, जो हम एक एक करके एसेंट ऑफ सैप में पढ़ेंगे। फिर कौन से कारण हैं जिनसे पानी खिंचता है? ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन होगा तो पानी एब्जॉर्ब होगा। रूट प्रेशर, मैंने अभी कहा रूट की सेल है जो एनर्जी जनरेट करती है, वो पानी को ऊपर पंप करेगी। कोहेशन एंड टेंशन थ्योरी, जैसे कि डिक्सन जॉली वाली थ्योरी जो हम बताएंगे आपको आगे, उसके थ्रू पानी अपलिफ्ट होगा। कैपिलरी एक्शन से पानी जाता है, ठीक है। फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं? कुछ प्लांट फैक्टर्स होते हैं और कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में आप देखें, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होगा, लाइट ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, ह्यूमिडिटी है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। प्लांट के फैक्टर क्या है? अगर लीफ के ऊपर मोटी क्यूटिकल की परत आ जाएगी तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। संकन स्टोमेटा यानी धसे हुए स्टोमेटा हो जाएंगे तो भी ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो पानी के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे। और रूट्स हम बात करेंगे ही अभी एक एक करके, कौन कौन से रूट से ये पानी ट्रांसफ़र होगा, अभी मैंने आपको बताया। तो आज तो इतना ही काफ़ी है, एक जनरल आइडिया आपको कि प्लांट का वाटर के साथ क्या रिलेशन है, वाटर की प्लांट में क्या उपयोगिता है, और कैसे एक प्लांट में पानी का रूट क्या है, कैसे एंटर करता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इनके सारे के सारे प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।